गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीएमए फाइनल में कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लायंसेस में चैप्टर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमालगमेशन पढ़ेंगे। इस चैप्टर से 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आजकल आता है। अब मैं डायरेक्टली चैप्टर में आ रहा हूँ, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमालगमेशन। अब मैं आपको स्पेसिफिक टर्म समझाऊंगी कि कॉम्प्रोमाइज क्या होता है, अरेंजमेंट क्या होता है और अमालगमेशन क्या होता है। देखिए, कॉम्प्रोमाइज मतलब होता है सेटलमेंट, ठीक है। अब इसमें लैंग्वेज को पढ़ रहा हूँ, आप देखिए। कॉम्प्रोमाइज मतलब होता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय म्यूचुअल कंसर्न बिटवीन कंपनी एंड द क्रेडिटर एंड कंपनी एंड द मेंबर्स। मतलब सेटलमेंट होता है कंपनी का डिस्प्यूट, जो सपोज क्रेडिटर के साथ जो डिस्प्यूट चल रहा है उसका सेटलमेंट हो जाएगा म्यूचुअल कंसर्न के साथ, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है। व्हेन कंपनी एंड क्रेडिटर डू सेटलमेंट, कब कंपनी और क्रेडिटर सेटलमेंट करते हैं। देखिए, व्हेन कंपनी अनेबल टू पे फुल डेट टू क्रेडिटर, रिक्वेस्ट टू क्रेडिटर टू रिड्यूस हिज क्रेडिट अमाउंट। अब मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं। देखिए क्या होता है, क्रेडिटर मतलब समझ रहे, कंपनी को जो माल उधार में दिया है, ठीक है, कंपनी ने उससे माल उधार में लिया है, तो कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि क्रेडिटर से जितना माल लिया है उसका पैसा क्रेडिटर को दे। लेकिन कंपनी को आज के दिन प्रॉफिट नहीं है, कंपनी लॉस में चल रही है। तो कंपनी अपना क्रेडिटर से रिक्वेस्ट करती है कि मेरा जितना लायबिलिटी है आप उसमें से कुछ लायबिलिटी हमको वेव कर दीजिए, मेरा लायबिलिटी हमको माफ कर दीजिए। सपोज क्रेडिटर से आज के दिन 1 लाख की लायबिलिटी है, तो कंपनी क्रेडिटर से रिक्वेस्ट की कि आज मेरा पोजीशन नहीं है 1 लाख रुपया देने का, आप 5% माफ कर दीजिए, हम 95,000 रुपया दे रहे हैं, ठीक है। कंपनी और क्रेडिटर के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, क्रेडिटर बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि पैसा दो पैसा दो, तो एक तो डिस्प्यूट हो गया। तो कंपनी उसको बुला के कॉम्प्रोमाइज कर लेगी क्रेडिटर को। क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज का मतलब सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय म्यूचुअल कंसर्न। तो क्रेडिटर को बुला के बोलेगी हम पूरा पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तुम कुछ लायबिलिटी को माफ करो और पैसा ले लो, अपना सेटलमेंट कर लो, मतलब माइंडोली कर लो क्रेडिटर के साथ। चीज को समझिए, सेटलमेंट हो रहा है म्यूचुअल कंसर्न के साथ, मतलब कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। कॉम्प्रोमाइज का मतलब समझ आया, तो क्रेडिटर भी मान जाएगा कि कंपनी का पोजीशन अच्छा नहीं है, ठीक है, तू मेरे को 5% माफ करके 1 लाख में से 95,000 रुपया दे दो, ठीक है। कंसेप्ट को समझिए, कॉम्प्रोमाइज आया क्या पिक्चर में, कॉम्प्रोमाइज का कंसेप्ट आया क्यों, जब कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस होते रहता है। अब कंपनी के पास दो ही ऑप्शन है, या कंपनी को बंद कर दो या कंपनी को सर्वाइव करो कम पैसा में। तो कंपनी कम पैसा में कैसे कर पाएगी, तो वह रिक्वेस्ट करेगी क्रेडिटर से कि हम आज के दिन पूरा पैसा नहीं दे पाएंगे, मेरा लायबिलिटी को थोड़ा कम कर दो। तो क्रेडिटर क्या करेगा, कंपनी का लायबिलिटी को थोड़ा कम कर देगा, उससे कंपनी धीरे धीरे सर्वाइव हो जाएगी और फ्यूचर में अच्छा से चलने लग जाएगी। तो एक तो तरीका है, कंप्रोमाइज का फंडा इसलिए लाया कि कंपनी को सर्वाइवल किया जाए, माने वाइंडिंग अप, कंपनी खत्म होने से बचाने का एक तरीका है, कॉम्प्रोमाइज करके कंपनी को सर्वाइव करते हैं। तो सीधा सा मतलब है कॉम्प्रोमाइज मतलब सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट विथ म्यूचुअल कंसर्न। तो ऐसे कंपनी क्रेडिटर को भी पैसा कम देगी। अब मेंबर्स के साथ क्या होता है, देखिए मेंबर्स मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से वादा किया है कि हम 5% डिविडेंड हर साल देंगे, लेकिन कंपनी को यहाँ तो प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कंपनी को लॉस हो रहा है। तो क्या करेगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से भी रिक्वेस्ट करेगी कि भैया हम 5% का डिविडेंड आपको नहीं दे पाएंगे, आप 4% का ही लीजिए, थोड़ा कम लेंगे तो हम सर्वाइव कर पाएंगे। इसीलिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग भी मान जाएंगे। तो सीधा सा कॉम्प्रोमाइज मतलब होता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट विथ म्यूचुअल कंसर्न। और कॉम्प्रोमाइज किसके किसके साथ हो सकता है, कंपनी का क्रेडिटर के साथ और कंपनी का मेंबर के साथ। क्रेडिटर मींस एनी क्रेडिटर, कोई भी प्रकार का क्रेडिटर हो सकता है, और मेंबर मींस एनी क्लास ऑफ मेंबर्स, या इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, कोई भी हो सकता है। सीधा से समझ में आए, कॉम्प्रोमाइज मतलब होता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, मतलब डिस्प्यूट को सेटल करना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, उसी को बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म आता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मतलब होता है अरेंजिंग ऑफ शेयर कैपिटल, लाइक कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स ऑफ डिफरेंट क्लास या डिवीजन ऑफ शेयर इनटू डिफरेंट क्लास। मतलब कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल को अरेंज करना, कंपनी का कैपिटल को अरेंज करना। क्या करेंगे, डिफरेंट क्लास में, सब कंसोलिडेशन ऑफ शेयर ऑफ डिफरेंट क्लास, मतलब अलग अलग क्लास में जो शेयर्स इशू हुआ है सबको कंसोलिडेटेड कर देंगे, सबको मिक्स कर देंगे। सपोज ABCD कंपनी ने 4 क्लास में शेयर इशू किया है, तो कंपनी उसको कंसोलिडेटेड करके क्लास A ही कर दे रही है। या डिवीजन ऑफ शेयर इनटू डिफरेंट क्लास, मतलब अलग अलग क्लास में शेयर को बांट देना, क्लास A में इशू हुआ है तो BCD में स्प्लिट कर दी, बांट दी। चीज को समझ में आया। तो सीधा सा मतलब है अरेंजमेंट का मतलब याद रखिएगा, कंपनी का कैपिटल का अरेंजमेंट।
अरेंजमेंट ऑफ शेयर कैपिटल इज नोन एज अरेंजमेंट। अब नेक्स्ट टर्म में आ रहे हैं आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट टर्म बोलता है पार्टीज ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। सीधा सा बात है, किसके किसके बीच कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट होता है? अभी बताए थे कंपनी और क्रेडिटर के बीच होता है, कंपनी और मेंबर के बीच होता है, और एक तो होता है कंपनी एंड लिक्विडेटर। लिक्विडेटर भी बताएंगे वाइंडिंग अप से बचने के लिए जब लिक्विडेटर कराता है, ये मैं लास्ट में समझाऊंगा आपको, खाली याद रखिएगा कंपनी एंड लिक्विडेटर। अब आता है कि प्रोसेस ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट का प्रोसेस क्या है? देखिए सबसे पहला प्रोसेस है एप्लीकेशन फॉर कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। कंपनी जब भी कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट करना चाहेगा तो उसको सबसे पहले एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा एनसीएलटी को। पहले ये एप्लीकेशन कोर्ट को दिया जाता था, लेकिन अब ये एप्लीकेशन एनसीएलटी को दिया जाता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को एक एप्लीकेशन देगा। मतलब कंपनी का पोजीशन ठीक नहीं है, कंपनी अपना लाइबिलिटी को थोड़ा कम करना चाहता है, तो अपना मर्जी से नहीं कर सकता, उसको एनसीएलटी के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो सीधा सा बात है, एप्लीकेशन फॉर कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट किसको देगी? एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को दिया जाएगा। अब देखिए क्या करेगा, जैसे कंपनी एक एप्लीकेशन दी एनसीएलटी को, ठीक है, इसको हम जो पढ़ा रहे हैं अभी ये प्रोसेस है कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। यदि कोई भी कंपनी कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट करना चाहता है, उसका तरीका क्या है, कैसे वो अपना कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट कर सकता है? तो सीधा सा बात है, सबसे पहले देगी एप्लीकेशन देगी एनसीएलटी को, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दिया जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, एनसीएलटी इशू नोटिस फॉर मीटिंग ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। एनसीएलटी को जैसे एप्लीकेशन जाएगा, एनसीएलटी एक ठो नोटिस दे देगा कि आप लोग क्रेडिटर और मेंबर सब मिलकर अपना एक मीटिंग कीजिए और डिसीजन मीटिंग का हमको दीजिए। ठीक है, क्योंकि एनसीएलटी बिना ऑर्डर के नहीं कर सकता। मेंबर और शेयर होल्डर का जो ऑर्डर लगेगा एनसीएलटी को कि क्रेडिटर और मेंबर्स लोग इस बात पे एग्री है, तभी तो सेटलमेंट होगा। समझ में आया? आज मैं आपके साथ सेटलमेंट करूंगा अपना क्रेडिटर के साथ, क्रेडिटर एग्री नहीं हुआ तो इसीलिए एक तो नोटिस इशू करता है क्रेडिटर और मेंबर को कि आप लोग मीटिंग कीजिए और डिसाइड करके हमको रिजोल्यूशन का कॉपी दीजिए, उससे हमको समझ में आ जाएगा कि आप लोग एग्री है इस चीज के लिए। तो क्या होगा, देखिए एनसीएलटी इशू नोटिस फॉर मीटिंग ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। नोटिस किसको देगी? ऑल द क्रेडिटर और एनी क्लास ऑफ क्रेडिटर, ऑल द मेंबर्स और एनी क्लास ऑफ मेंबर्स, इक्विटी शेयर होल्डर हुआ, प्रेफरेंस शेयर हुआ या डिबेंचर हुआ, किसी भी मेंबर को, सब मेंबर को एनसीएलटी चिट्ठी देगी। क्रेडिटर को भी चिट्ठी देगी एनसीएलटी मीटिंग के लिए। कौन कौन मीटिंग में आ सकता है? क्रेडिटर आएगा और कंपनी का मेंबर आएगा। सिंपल सा भाषा में सारा क्रेडिटर आएगा और सारा मेंबर्स आएगा उस मीटिंग में, उस मीटिंग का ही डिसीजन से आगे जाया जाएगा। तो सीधा सा बात है, एनसीएलटी नोटिस इशू करेगी मीटिंग ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड मैनेजमेंट का। किसको किसको नोटिस इशू करेगी? कंपनी का क्रेडिटर्स को और मेंबर्स को। अब जब मीटिंग होगा क्रेडिटर और मेंबर्स का, उसके लिए कंपनी को क्या लगेगा? एक रिजोल्यूशंस लगेगा। एनसीएलटी बिना रिजोल्यूशंस के ऑर्डर तो पास नहीं कर सकती है। तो कंडीशन देखिए, पासिंग रिजोल्यूशन फॉर अप्रूवल कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, मतलब उस मीटिंग में कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट के लिए तैयार रहेंगे क्रेडिटर और मेंबर्स, उसके लिए एक रिजोल्यूशन पास किया जाएगा। अब उस रिजोल्यूशन जो पास होगा उसकी भी दो कंडीशन है, वह कंडीशन में समझा रहा हूं। तो रिजोल्यूशन इज वेरी मच नेसेसरी। ठीक है, देखिए रिजोल्यूशन का दो कंडीशन, टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशंस पास करने के लिए दो कंडीशन कम से कम सेटिस्फाइड होनी चाहिए। दो कंडीशन लगाया है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? रिजोल्यूशन पास बाय मेजॉरिटी इन नंबर्स, मतलब जितना डायरेक्टर होंगे वहां मेजॉरिटी उसको अप्रूव करेगी उस रिजोल्यूशंस को। याद रखिएगा, जैसे 100 मेंबर्स मीटिंग में बैठे हैं तो उसकी मेजॉरिटी क्या होती है? सपोज 100 मेंबर्स की मेजॉरिटी होती है 50, तो 50 से ज्यादा उसको अप्रूव करेंगे। रिजोल्यूशन पास बाय मेजॉरिटी इन नंबर्स, मेजॉरिटी उसको पास करेगी। सेकेंड कंडीशन है, सच मेजॉरिटी होल्ड 3/4 द वैल्यू ऑफ मेंबर्स या क्रेडिटर्स। वह मेजॉरिटी के पास कम से कम 3/4 मतलब 75% शेयर्स होना चाहिए। समझ में आया? मेंबर्स का मीटिंग होगा तो उसके पास 75% शेयर होना चाहिए। दो कंडीशन, एक मेजॉरिटी पास करेगी, दूसरी जो मेजॉरिटी पास कर रही है उसके पास 75% शेयर होना चाहिए। या क्रेडिटर का होगा तो 75% का क्रेडिट लिमिट होना चाहिए उसके पास। सीधा सा बात है, या मेंबर्स की मीटिंग होगी या क्रेडिटर की होगी।
मेंबर्स लोगों का होगा तो मेंबर्स में याद रखिएगा मेजोरिटी होना चाहिए मेंबर्स का, और दूसरा कंडीशन वह मेजोरिटी 75% शेयर कैपिटल होल्ड करेगी। दो कंडीशन, मेजोरिटी रिजोल्यूशन को पास करेगी, मतलब समझिए कंपनी का कैपिटल है 1 लाख रुपया और कंपनी में 100 मेंबर्स है, इस कंडीशन में समझिए। तो यहाँ पर क्या होगा, मेजोरिटी उस रिजोल्यूशन को पास करेगी, मतलब 50% से ज्यादा उसको पास करेंगे, प्लस और 1 लाख कैपिटल में कम से कम वो जो 50% पास करेंगे वो 75,000 का शेयर कैपिटल कंपनी का रखते हैं। इसका एक एग्जाम में क्वेश्चन आया, वो डिस्कस करेंगे तो ये एग्जाम्पल एकदम क्लियर हो जाएगा। दो कंडीशन है रिजोल्यूशन की, मेजोरिटी प्लस मेजोरिटी होल्ड 75% शेयर्स। अब देखिए बोलता है सो अप्रूवल रिक्वायर फॉर बोथ इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सारा मेंबर्स का रिक्वायरमेंट अप्रूवल चाहिए, तो इक्विटी शेयर होल्डर भी उसको अप्रूव करेंगे कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट को, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी। सिंपल सा बात है, ऑल मेंबर्स अप्रूवल रिक्वायर्ड। ठीक है, फिर बोलता है एनी पर्सन हु प्रेजेंटेड इन अ मीटिंग बट हु डज नॉट गिव वोट इन अ मीटिंग स्टे न्यूट्रल देन ही इज नॉट काउंटेड, देन इट्स इज नॉट काउंटेड। मीन मतलब सीधा सा बात है, कोई मीटिंग में प्रेजेंट हुआ है लेकिन वोट ही नहीं किया तो उसको काउंट नहीं करेंगे। मतलब 100 आदमी का मीटिंग हुआ है, 90 आदमी वोट किए, 50 आदमी फेवर में, 40 आदमी अगेंस्ट में और 10 आदमी चुपचाप बैठा रहा, वोट ही नहीं दिया, तो जो बैठा रहा वोट नहीं दिया उसको काउंट नहीं करेंगे, याद रखना। जो न्यूट्रल रहा उसको काउंट नहीं करेंगे, याद रखिए। हु डज नॉट गिव वोट मतलब स्टे न्यूट्रल, जो आदमी न्यूट्रल रहा, वोटिंग नहीं किया, वह काउंट नहीं होगा। मतलब जो रिजोल्यूशन पास बाय मेजोरिटी है उसमें ये रिजोल्यूशन का जो कंडीशन है उसमें जो आदमी न्यूट्रल रहेगा, जो वोट नहीं देगा, उसको काउंट नहीं करेंगे। और एक लास्ट बोला है कि एनसीएलटी मॉडिफाइड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। ऑब्वियसली एनसीएलटी के पास पावर है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन, किस टर्म्स एंड कंडीशन पे कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट हो रहा है उसको वह मॉडिफाई कर सकती है। अब देखिए मैं पूरा टर्म्स को एक बार सिंपल वे में समझा रहा हूँ। देखिए फिर से मैं अगर शॉर्ट में समझा रहा हूँ। कॉम्प्रोमाइज मतलब सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, जो डिस्प्यूट सेटल हो रहा है क्रेडिटर और मेंबर्स और अरेंजमेंट हो रहा है कैपिटल का, उसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। सबसे पहले कंपनी एप्लीकेशंस देगी, कंपनी कोई भी दे सकता है, कंपनी या क्रेडिटर या मेंबर्स एप्लीकेशन दे सकता है किसको, एनसीएलटी को, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन देंगे कि हम लोग कंप्रोमाइज एंड अरेंजमेंट करना चाहते हैं। तो एनसीएलटी एक तो नोटिस इशू करेगा क्रेडिटर्स मेंबर्स लोगों को कि आप लोग मीटिंग कीजिए और मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करके दीजिए, और फाइलिंग रिजोल्यूशन उस माने उस कंप्रोमाइज एंड अरेंजमेंट को अप्रूव किया जाएगा। रिजोल्यूशन मीन्स उस कंप्रोमाइज एंड अरेंजमेंट को मेंबर और क्रेडिटर अप्रूव कर रहे हैं, और वह रिजोल्यूशन पास करने का कंडीशन है, दो कंडीशन देखिए। देखिए कंडीशन क्या है, उस रिजोल्यूशन को मेजोरिटी आदमी पास करेगा और वह मेजोरिटी कम से कम 75% होल्डिंग रखेगा उसमें, सीधा सा बात है। अब आ जाइए एग्जाम क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन को मैं जूम कर रहा हूँ, आप पढ़िए, फिर मैं आपसे खुद डिस्कस करूंगा, आप खुद बताएंगे क्या आंसर क्या होगा। जून 2017 में क्वेश्चन आया है। देखिए ए मीटिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ जोका एग्रीकल्चर इक्विपमेंट लिमिटेड वाज कन्वे अंडर द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ कंसिडरिंग ए स्कीम फॉर कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। ठीक है, कोर्ट ने एक तो इसकी मैंने जो मीटिंग के लिए नोटिस दिया कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट का, मीटिंग करने के लिए कोर्ट ने बोला, ऑब्वियसली कंपनी ने अप्लाई किया था कोर्ट के पास, कोर्ट ने उस मीटिंग के लिए पहले बोल दिया। पहले कोर्ट करता था, आजकल एनसीएलटी करता है, इसलिए वहाँ कोर्ट लिखा हुआ है। ठीक है, द मीटिंग अटेंडेड बाय 200 मेंबर्स होल्डिंग 5 लाख शेयर्स। बोलता है मीटिंग को अटेंड किया गया, टोटल कितने मेंबर्स थे, 200 मेंबर्स। मीटिंग में टोटल 200 मेंबर्स थे जो होल्ड कर रहे थे 5000 शेयर्स। ठीक है, आगे बोलता है देखिए 70 मेंबर्स होल्डिंग 4 लाख शेयर्स इन द एग्रीगेट वोटेड फॉर द स्कीम। मतलब उस 200 टोटल मेंबर्स कितने हैं, 200, उस 200 में से 70 मेंबर जो थे वो माने मीटिंग के फेवर में वोट किए। ठीक है, वोट फॉर द स्कीम मतलब स्कीम के फेवर में वो होल्ड करे थे 4 लाख शेयर। अब 120 आदमी जो थे, देखिए 120 मेंबर्स होल्डिंग 90,000 शेयर्स इन एग्रीगेट वोट अगेंस्ट द स्कीम। 120 मेंबर्स क्या किए, स्कीम के अगेंस्ट वोट किए, जो होल्ड कर रहे थे 90,000 शेयर्स, और 10 मेंबर्स बीइंग 10,000 शेयर अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, मैंने न्यूट्रल है, वोटिंग ही नहीं दिया। जो वोट नहीं देंगे वो काउंट नहीं होगा, पहले बता दिया हूँ। अब एग्जामिन विथ रेफरेंस टू द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 whether the scheme was approved by the रिक्विजिट मेजोरिटी। इस मेजोरिटी के साथ स्कीम अप्रूव कर सकते हैं या नहीं। मैं क्वेश्चन को अच्छा से जूम कर आप पढ़िए, फिर मैं आंसर आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखिए अब आंसर की तरफ आते हैं।
क्वेश्चन में यही बोला है कि उस स्कीम को मेजॉरिटी मेंबर्स लोगों ने पास किया है या नहीं। पहले सेक्शन 230 का आप कोटेशन दे दीजिएगा। अब देखिए क्या है, अप्रूवल फॉर मेंबर्स। क्वेश्चन में ये पूछा है कि उस स्कीम को मेंबर्स लोगों ने अप्रूव किया है या नहीं, और मेंबर्स लोगों ने जो अप्रूव किया है उसकी जो कंडीशन है, जो रिजोल्यूशन पास करने की 2 कंडीशन है, वो सेटिस्फाइड हुई है या नहीं। ठीक है, तो अप्रूवल फॉर मेंबर्स। ठीक है, मेनली आपको जानना है कि रिजोल्यूशंस की जो 2 कंडीशन थी वो सेटिस्फाइड हुई है क्या नहीं। कैसे आंसर लिखेंगे मैं बाद में बताऊंगा, आप आगे समझिए बात। देखिए, रिजोल्यूशन पास करने की 2 कंडीशन थी। एक, रिजोल्यूशन पास होना चाहिए मेजॉरिटी मेंबर से, प्लस सच मेजॉरिटी होल्ड 3/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ मेंबर्स। ठीक है, सो अप्रूवल रिक्वायर, ये आपका बेसिक कंडीशन था। अब देखिए क्वेश्चन का आंसर देखिए। देखिए टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितना है, 200 मेंबर्स है, और टोटल शेयर्स कैपिटल कितना है कंपनी का, 5000 शेयर्स है। कितना टोटल मेंबर है, 200 और 5000 शेयर्स, 5 लाख शेयर्स। ठीक है, 200 मेंबर्स और 5 लाख शेयर्स से। अब क्वेश्चन में दिया है 70 मेंबर्स क्या फेवर में वोट किए जो 4 लाख शेयर रख रहे थे। 120 मेंबर्स वोट किए हैं अगेंस्ट में, जो कितने थे आपका 90,000 शेयर होल्ड कर रहे थे, और 10 मेंबर्स ने वोट ही नहीं किया। सबसे पहला रूल है देखिए कि जो वोट नहीं किया उसको काउंट ही नहीं करते हैं। जो वोट नहीं किया उसको काउंट ही नहीं करते हैं। तो अल्टीमेटली 200 मेंबर्स में से 10 मेंबर्स ने वोट ही नहीं किया, तो अल्टीमेटली वोट कितने मेंबर्स ने किया, 190 मेंबर्स ने वोट दिया है। अब देखिए 190 मेंबर्स का मेजॉरिटी क्या होगा, मेजॉरिटी निकालने का सीधा सा बात है, 190 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, कितना हो जा रहा है 95। 95% कम से कम उसको अप्रूव करेगा 95% मेंबर्स। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, मेजॉरिटी अप्रूवल। मेजॉरिटी अप्रूवल कितना होगा, टोटल अप्रूवल डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 95। तो कम से कम 95 और उससे ज्यादा आदमी उस स्कीम को अप्रूव करना चाहेंगे, तभी होगा 95%। 95 आदमी उस स्कीम को अप्रूव करेंगे। और और याद रखिए ओनली वोट गिवन पर्सन काउंट, जो आदमी वोट दिया वही काउंट होगा, जो वोट नहीं दिया है उसका काउंटिंग नहीं होता है। तो सीधा सा बात है, यहाँ 95 आदमी ही माने फेवर में होंगे तभी स्कीम अप्रूव होगा, और जो वोट नहीं दिया वो काउंट ही नहीं होगा। तो 100 में 200 में से 100 तो ऐसे माइनस हो के 190 जन का वोट काउंट होगा। दूसरा कंडीशन बोलता है हुआ मेजोरिटी कितना होल्ड करेगी, 3/4 वैल्यू ऑफ शेयर्स, मतलब 75% वैल्यू। तो टोटल जो वैल्यू है आपकी, जो आदमी वोट नहीं दिया उसका शेयर भी नहीं काउंट करेंगे। तो अल्टीमेटली 5 लाख में से जो 10 मेंबर जो वोट नहीं दिया उसका 10,000 शेयर था उसको माइनस कर देंगे। तो अल्टीमेटली वोट कितना टोटल शेयर हो गया, 4,90,000 शेयर हो गया। उसका 75% 3/4 हो गया 3,67,500। कम से कम ये 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, क्या 95% आदमी वोट देंगे और उस 95% के पास 3,67,500 का शेयर होगा। 2 कंडीशन, 95% मेंबर्स प्लस हुआ मेंबर्स के पास 3,67,500 शेयर होना चाहिए। 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो स्कीम अप्रूव हो जाएगी, नहीं तो स्कीम अप्रूव नहीं होगी। अब देखिए क्वेश्चन में आ रहा है, देखिए क्वेश्चन में बोला है कि इस स्कीम को 70 आदमी ने फेवर में वोट दिया है, लेकिन हमको चाहिए कितना, कम से कम 95 आदमी का वोट चाहिए था फेवर में, तभी स्कीम अप्रूव हो जाती। तो कंडीशन 1 ही सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तो कंडीशन 2 देखने का दरकार ही नहीं, क्योंकि बोथ कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो सीधा सा बात है, कंडीशन 1 सेटिस्फाइड ही नहीं हुआ तो कोर्ट उस कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट का स्कीम को अप्रूवल देगा ही नहीं, सीधा सा। Hence both condition was not satisfied, so scheme is not approved by the NCLT। देखिए आंसर में आपको सबसे पहले ये लिखना होगा कि प्रोसेस ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट क्या है, कैसे आप कंपनी एप्लीकेशन देता है एनसीएलटी को, फिर एनसीएलटी मीटिंग के लिए बोलता है, उस मीटिंग में उतना रिजोल्यूशन चाहिए, तीनों बातें लिख के फिर आप उस केस को डिस्क्राइब करेंगे कि यहाँ तो 95% का वोट चाहिए था और वो 95% कम से कम 75% शेयर होल्ड करते, लेकिन वहाँ अल्टीमेटली 70 आदमी वोट दिए, तो यह स्कीम कोर्ट अप्रूव नहीं करेगी। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं, देखिए ये क्वेश्चन आया था 2017 जून में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है देखिए दिसंबर 2016 में। क्या बोलता है, डिस्कस द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट अंडर द कंपनीज एक्ट, इतना रिक्वायर अप्रूवल ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ऑब्वियसली दोनों शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए, इक्विटी शेयर होल्डर प्लस
प्रेफरेंस शेयर होल्डर मतलब सारा मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए, एकदम अप्रूवल चाहिए। और सेक्शन 230 के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज क्या होता है, अरेंजमेंट क्या होता है वो लिख देंगे। फिर पूरा प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट लिख के लिखेंगे यस अप्रूवल ऑफ ऑल द मेंबर्स आर रिक्वायर इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर होल्डर, सीधा सा बात है। और एक क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन देखिए 2014 दिसंबर में क्वेश्चन बोलता है एक्सप्लेन द मेजोरिटी required for approving the scheme of amalgamation in a meeting of members of a company called as per the direction of the court. Examine further whether the scheme should be approved by the preference shareholder under the company. सीधा सा बात है, वही मेजोरिटी के बाद जहां मेजोरिटी आया मतलब वो रिजोल्यूशन की बात बोल रहा है कि वह स्कीम कौन कौन कितना मेजोरिटी पास कर सकता है कंपनी का, मतलब रिजोल्यूशन कितना आदमी का रिजोल्यूशन चाहिए। तो दो कंडीशन है आपको पता है, मेजोरिटी चाहिए प्लस वो मेजोरिटी होल्ड करेगा 3%। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो प्रोविजन में समझाया हूं उसका जो कंडीशन है रिजोल्यूशन वाला वो आपको इसमें मेंशन कर देना है। देखिए ये लिख रहा है पासिंग रिजोल्यूशन फॉर अप्रूविंग कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, कौन कौन सा पास करेंगे। तो रिजोल्यूशन पास बाय मेजोरिटी मेंबर्स और मेजोरिटी 3% वोट होल्ड करेगी, सिंपल सा है, ये लिख दीजिएगा। सेम आंसर होगा तीनों का। और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आ रहे हैं, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन है अमालगमेशन एंड मर्जर का। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट क्या होता है, वो आपको समझ में आया। कॉम्प्रोमाइज मतलब सेटलमेंट और अरेंजमेंट मतलब अरेंजमेंट ऑफ शेयर कैपिटल। अब नेक्स्ट टर्म आया अमालगमेशन ऑब्लिक मर्जर क्या होता है। सबसे पहले मर्जर क्या होता है, देखिए मर्जर मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू ओल्ड कंपनी बिकम वन न्यू कंपनी, ठीक है। एग्जाम्पल ए एंड बी लिमिटेड बिकम सी लिमिटेड, मतलब दो कंपनी मिलके एक नई कंपनी बन जा रही है, उसको बोलते हैं मर्जर। समझ में आया, दो कंपनी मिलके एक नई कंपनी बन जा रही है उसको बोलते हैं मर्जर हो गया कंपनी का, सिंपल सा। दो कंपनी मिलके एक नई कंपनी बन जा रही है उसको बोलते हैं मर्जर, ठीक है। और अमालगमेशन मीन्स व्हेन वन कंपनी एक्वायर अनदर कंपनी, दिस इज कॉल्ड अमालगमेशन। मतलब एक वीक कंपनी को कोई स्ट्रॉन्ग कंपनी खरीद लेती है तो अमालगमेशन होता है। जैसे ए ने बी को खरीद लिया तो यहाँ ए बी के साथ अमालगमेटेड हो गई, सीधा सा बात है। व्हेन वन कंपनी एक्वायर अनदर कंपनी, दिस इज कॉल्ड अमालगमेशन, ठीक है। देखिए बेसिक टर्म समझ में आया, मर्जर मतलब दो कंपनी मिलकर एक नई कंपनी बनती है उसको बोलते हैं मर्जर। और अमालगमेशन में एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है उसको बोलते हैं अमालगमेशंस। अब देखिए टूल्स फॉर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, अब क्वेश्चन पूछा है कॉर्पोरेट को रिस्ट्रक्चर कैसे किया जाता है, मतलब कंपनी का रिस्ट्रक्चरिंग कैसे होता है। तो सीधा सा बात है, कंपनी का रिस्ट्रक्चरिंग होता है मर्जर, अमालगमेशंस, कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट, ये चार चीज लिख देंगे उससे होता है। लेकिन अभी टूल्स फॉर मैंने कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में अपने मर्जर पढ़ रहे थे, और मर्जर में कितना प्रकार का मर्जर होता है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मर्जर समझ में आएगा, दो कंपनी मिलकर एक नई कंपनी बनेगी उसको बोलते हैं मर्जर। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मर्जर, सेम इंडस्ट्री ऑफ ओल्ड कंपनी, मतलब क्या होता है ना, सेम इंडस्ट्री ऑफ ओल्ड कंपनी, मतलब जो दो पुरानी कंपनी बन के एक नई कंपनी बनेगी, दोनों पुरानी कंपनी एक ही प्रकार की इंडस्ट्री होगी, मतलब दोनों टीएमटी बार बना रही होगी तो दोनों टीएमटी बार ही मैन्युफैक्चर करेगी, और जो नई कंपनी बनेगी वो अलग नाम होगा, लेकिन दोनों सेम होनी चाहिए। जो दोनों पुरानी कंपनी बन के एक नई कंपनी बन रही है, दोनों पुरानी कंपनी का बिजनेस सेम होना चाहिए, सेम लाइन ऑफ बिजनेस होना चाहिए, सेम इंडस्ट्री ऑफ ओल्ड कंपनी। हॉरिजॉन्टल मर्जर उसको बोलते हैं जो सेम लाइन की कंपनी है, सेम बिजनेस की कंपनी का मर्जर होता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बिजनेस, हॉरिजॉन्टल मर्जर। अब आता है वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर देखिए सेम इंडस्ट्री बट मर्जर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ सिस्टम लाइक प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सेम इंडस्ट्री है, दोनों आयरन इंडस्ट्री है लेकिन उसका प्रोडक्शन डिवीजन मेरा मार्केटिंग डिवीजन, जो डिवीजन अलग अलग मर्जर हो रहा है, समझ में आया। उस कंपनी का प्रोडक्शन डिवीजन और मेरा मार्केटिंग डिवीजन मर्जर हो गया, समझ में आया। यहाँ सेम लाइन ऑफ इंडस्ट्री है लेकिन डिपार्टमेंट अलग अलग हो रहा है, तो दो अलग अलग डिपार्टमेंट का भी मिक्सचर हो रहा है। इंडस्ट्री तो दोनों सेम ही है प्लस वहाँ डिपार्टमेंट भी अलग अलग है। उसका सपोज मेरे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था, उसके पास मार्केटिंग डिवीजन है, तो दोनों डिवीजन का भी मिक्सर हो जाएगा, उसको बोलते हैं वर्टिकल मर्जर। अब एक टर्म आ रहा है देखिए कोग्नोलमरेट मर्जर, इसमें क्या होता है देखिए इसको समझिए। मर्जर ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी मींस बिजनेस ऑफ बोथ कंपनीज आर डिफरेंट। दो अलग अलग कंपनी
मतलब स्टील कंपनी मर्ज हो रही है प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ, उसको बोलेंगे कंग्लोमरेट मर्जर। मतलब दो अलग अलग बिजनेस मर्ज हो रहा है, उसको बोलते हैं कंग्लोमरेट मर्जर। मतलब यहाँ बिजनेस दोनों का अलग अलग है, याद रखिएगा। सिंपल सा है। वर्टिकल मर्जर और हॉरिजॉन्टल मर्जर में बिजनेस सेम होता है, लेकिन यहाँ पर बिजनेस दोनों का अलग अलग है, दोनों कंपनी अलग अलग काम कर रही है और उसके बाद उसका मर्जर हो रहा है। अब एक टर्म आया डीमर्जर। डीमर्जर होता है बिजनेस आर सेपरेट इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स। मतलब मैंने बिजनेस का अलग अलग कंपोनेंट्स, अलग अलग डिवीजन ही बना दिया। मेरा एक बिजनेस चल रहा था, उसका मैंने डिवीजन अलग अलग कर दिया, डिवीजन ए बी सी, 3 डिवीजन में बांट दिया उसको। डिमर्ज कर देना, बिजनेस को बड़ा कर देना, अलग अलग बांट देना डिवीजन में, उसको डिमर्ज करते हैं। एक आता है रिवर्स मर्जर। इस चीज को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिवर्स मर्जर। इसमें क्या होता है, देखिए प्रोविजन क्या है। इन दिस process private company acquire majority share of a public limited company, so private company becomes public limited without initial public offer। मतलब क्या होता है ना, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक का शेयर खरीद लेती है। समझ में आया? तो उससे क्या होता है, उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक का 50% और उससे ज़्यादा का शेयर खरीद लेती है। तो उस ज़्यादा शेयर खरीद लेती है अल्टीमेटली, तो उससे उस प्राइवेट कंपनी का उस पब्लिक लिमिटेड पे कंट्रोल आ जाता है। समझ में आ रहा है? वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उस पब्लिक लिमिटेड की सब्सिडियरी बन जाती है और सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी इज नॉन एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अल्टीमेटली पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। समझ में आया? मतलब किसी कंपनी का मार्केट से शेयर खरीद ले लेना और उसको कंट्रोल कर लेना। मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी का शेयर 50% से ज़्यादा खरीद लेती है मार्केट से, उसको बोलते हैं रिवर्स मर्जर। मतलब इनडायरेक्टली उसको मर्ज कर ली, उसको कंट्रोल कर ली। मर्जर मतलब क्या, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल करना। तो ये कंपनी मार्केट से उसका शेयर खरीद ली, सबसे इधर उधर जितना शेयर लगा उसका 50% से ज़्यादा शेयर खरीद लेती है, तो उस कंपनी को पूरी तरह कंट्रोल करती है। तो रिवर्स मर्जर में प्राइवेट कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी का 50% से ज़्यादा शेयर खरीद लेती है और उसको कंट्रोल कर लेती है। तो प्राइवेट लिमिटेड अल्टीमेटली पब्लिक लिमिटेड बन जाएगी, क्योंकि सब्सिडियरी बन गई हो पब्लिक लिमिटेड की, और पब्लिक लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी को लॉ में पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही बोला गया है। तो वही चीज़ है रिवर्स मर्जर, सीधा सा फंडा है। अब देखिए अमालगमेशंस क्या है, बता दिया। व्हेन वन कंपनी एक्वायर अनदर कंपनी, दिस इज कॉल्ड अमालगमेशंस। तो क्वेश्चन में यदि आता है टूल्स फॉर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग कैसे होता है, सीधा सा बात है, आप लिख दोगे मर्जर अमालगमेशंस। मर्जर का पूरा डीपली लिख दोगे, ये मर्जर होता है, अमालगमेशंस क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज क्या होता है, अरेंजमेंट, ये चारों टर्म को लिख दीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। देखिए एक एग्जाम का छोटा सा क्वेश्चन आया है, मैं बताना चाहता हूँ क्या बोलता है। स्टेट द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिलेटिंग टू प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स एंड पेपर्स ऑफ अमालगमेटेड कंपनी। ठीक है, अमालगमेटेड कंपनी क्या होता है, देखिए प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स एंड पेपर ऑफ अमालगमेटेड कंपनी। ठीक है, देखिए क्या होता है अमालगमेटेड कंपनी, मतलब क्या। ठीक है, सपोज ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को खरीद लिया। ठीक है, ए कंपनी ने बी लिमिटेड को खरीद लिया। जब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को खरीद लिया, तो अब बी लिमिटेड का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। अब सिर्फ ए लिमिटेड का नाम रहेगा, क्योंकि बी को खरीद लिया है, बी लिमिटेड का कोई एग्जिस्टेंस अब रहेगा नहीं। तो बी लिमिटेड का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको क्या किया जाएगा, जब अब तो सारा बुक्स ऑफ अकाउंट ए लिमिटेड करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को खरीद लिया है, तो ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड का सारा एसेट भी आ जाएगा, सारा लाइबिलिटीज भी आ जाएगा, सारा कंट्रोल भी आ जाएगा, सारा बुक्स ऑफ अकाउंट अब ए लिमिटेड मेंटेन करेगा और बी लिमिटेड का कोई मेंटेनेंस नहीं रहेगा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का। उसीलिए अब ये प्रोविजन बोलता है क्या, देखिए अमालगमेटेड कंपनी मतलब बी लिमिटेड, यहाँ जो मर्ज हो चुका है, जो अमालगमेटेड हो चुका है, अब जिसका एग्जिस्टेंस नहीं रहा। अब देखिए क्या क्वेश्चन बोलता है, अमालगमेटेड कंपनी पेपर shall not be disposed of without prior permission of the central government। ठीक है, अब जो जब ए ने बी को खरीद लिया है, ये सब चीज कंट्रोल करेगा, बी का पुराना पेपर को क्या करेगा, लेके उसको तो फेंकना ही पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। लेकिन डिस्ट्रॉय करने से पहले अपने को सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि स्कीम भी गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव होकर आती है, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा वो पेपर को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। ठीक है, amalgamated company papers shall not be disposed of without prior permission of the central government, और central government appoint a person for examine all papers of amalgamation, acquisition of share etc। सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेगा कि हम पेपर डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा कर लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे हमको चेक कर लेने दो
जब तुम ए के साथ अमालगमेटेड हुआ एक कंपनी, तो अमालगमेशन में प्रॉपर शेयर इशू हुआ क्या नहीं बी लिमिटेड को, मतलब ए लिमिटेड ने जब बी लिमिटेड को खरीदा तो अल्टीमेटली ए लिमिटेड बी लिमिटेड को अपना शेयर देगा ए लिमिटेड, तो प्रॉपर शेयर ए लिमिटेड दिया है कि नहीं उसको हम एग्जामिन करेंगे कि बी के साथ इंजस्टिक नहीं होना चाहिए, बी को पूरा शेयर्स मिलना चाहिए, और यदि नहीं होगा तो हम बी का पेपर डिस्ट्रॉय करने नहीं देंगे। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑफिसर अपॉइंट करेगा और सारा चेक करेगा कि हाँ एक्विजिशन में बी लिमिटेड को पूरा शेयर मिला है, जो कंपनी माने अमालगमेटेड हो रही है उसको सब चीज़ जेन्युइन हुआ है, तब बोलेगी हाँ अभी इसको शेयर वेयर सब मिल गया लिमिटेड का, अब इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन आया देखिए, एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू स्कीम ऑफ अमालगमेशन ऑफ कंपनीज एक्सप्लेनिंग द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट। इस प्रोविजन को बताना है। वेदर कंपनी बीइंग अमालगमेटेड मस्ट बी कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया। सेक्शन 232 क्या बोलता है, प्रोविजन को समझा रहे देखिए। ए स्कीम ऑफ कंप्रोमाइज एंड अरेंजमेंट प्रोवाइड अमालगमेशन ऑफ कंपनी, ऑब्वियसली अमालगमेशन ऑफ कंपनी के लिए बोलता है ये स्कीम। हाउएवर ट्रांसफरी कंपनी इज ऑलवेज ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट। मतलब ट्रांसफरी कंपनी, क्या ट्रांसफरी कंपनी है मैं बाद में बताऊंगा, आप खाली यहाँ से इतना समझिए कि ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी होना चाहिए। रूल्स में यही बोलता है कि ट्रांसफरी कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी, ठीक है। आगे प्रोविजन क्या है देखिए, ट्रांसफरी कंपनी मीन्स द कंपनी हु एग्जिस्ट आफ्टर मर्जर और अमालगमेशन। समझ जाइए, सपोज ए ने बी लिमिटेड को खरीद लिया, ठीक है, अब बी लिमिटेड का तो एग्जिस्टेंस नहीं होगा फ्यूचर में, सब ए लिमिटेड के पास सारा एसेट लायबिलिटी सारा कंट्रोल चल गया, कुछ दिन बाद बी लिमिटेड का बुक्स ऑफ अकाउंट डिस्ट्रॉय कर देंगे, बी लिमिटेड खत्म हो जाएगी। क्या बोलता है देखिए, ट्रांसफरी कंपनी मीन्स द कंपनी हु एग्जिस्ट आफ्टर मर्जर एंड अमालगमेशन, मीन्स ए लिमिटेड बोलना चाहता है कि वह कंपनी जो बची हुई है, जो मेन कंपनी बनी है अमालगमेशन और मर्जर के बाद, उसको बोलते हैं ट्रांसफरी कंपनी, जो मेन कंपनी है, ठीक है। तो ट्रांसफरी कंपनी जो मेन कंपनी है वो हमेशा इंडियन कंपनी होना चाहिए। मतलब ट्रांसफर और ट्रांसफरी जब भी होगा अमालगमेशन और मर्जर, जो कंपनी खत्म हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, जो कंपनी एग्जिस्ट कर रही है वो हमेशा इंडियन कंपनी होनी चाहिए रूल्स के हिसाब से। बट रूल्स में ये बोला गया ट्रांसफरर कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट ऑब्लिक फॉरेन कंपनी। बॉडी कॉर्पोरेट्स में फॉरेन कंपनी इंक्लूड होता है, ये आपको पता है डेफिनेशन में। ट्रांसफरर कंपनी, जो कंपनी मर्ज हुई जो खत्म होने वाली है, वह फॉरेन कंपनी भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दज हैंस स्कीम ऑफ अमालगमेशन प्रोवाइड ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कंपनी इनटू इंडियन कंपनी। तो इसलिए स्कीम बोलता है कि हाँ ट्रांसफरर कंपनी यदि फॉरेन कंपनी होता है तो यह स्कीम ऑफ अमालगमेशन बोलता है कि फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी में मिक्स हो सकती है। मतलब समझ में, जो कंपनी बची रहेगी अमालगमेशन के बाद, जो मेन कंपनी बनेगी वह इंडियन कंपनी होनी चाहिए, और जो खत्म हो रही है वो यदि फॉरेन कंपनी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो स्कीम ऑफ अमालगमेशंस बोलता है कि फॉरेन कंपनी मिल सकती है इंडियन कंपनी में, बट कंपनी जो बचेगी लास्ट में जो फाइनल कंपनी है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन एग्जाम का है, देखिए इसको मैं एकदम स्टेट सिंपल में बताऊंगा। स्टेट द पावर ऑफ द ट्रिब्यूनल अबाउट द मैटर्स दैट वुड बी कंसिडर व्हाइल सैंक्शनिंग द स्कीम ऑफ अमालगमेशन अंडर द प्रोविजन। माने एनसीएलटी क्या चीज को चेक करता है जब ये स्कीम को अप्रूव करता है अमालगमेशन कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट का, वो क्या चेक करता है। देखिए सबसे पहले अलॉटमेंट ऑफ शेयर बाय ट्रांसफरी कंपनी, जब जो कंपनी खत्म हो गई है उसको प्रॉपर शेयर मिला है क्या नहीं। आज यदि ए और बी के लिमिटेड का अमालगमेशन हो रहा है, बी खत्म हो रही है, तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड को शेयर इशू करेगी, तो वह देखना है कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर हुआ क्या नहीं बी लिमिटेड को। डिजोल्यूशन ऑफ ट्रांसफर कंपनी, खत्म हुई क्या नहीं ट्रांसफर कंपनी, बी लिमिटेड आज के दिन डिजोल्व हुई, इसका बुक्स ऑफ अकाउंट खत्म हुआ क्या नहीं। डिसेंट शेयर होल्डर राइट, जो एक शेयर होल्डर भी बी लिमिटेड का यदि सेटिस्फाइड नहीं हो तो उसका राइट को फुलफिल किया जाएगा, वो ऑब्जेक्शन कर सकता है, ठीक है। और कंटिन्यूअस ऑफ लीगल प्रोसीडिंग ऑफ ट्रांसफर और ट्रांसफरिंग कंपनी, यदि किसी का लीगल प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो उसी के नाम पे रहेगा। भैया उसका टैक्स का लायबिलिटी था, चीज को समझिए, उसका कोई लीगल केस था, उसका डायरेक्टर कहीं फंसा हुआ था, आज इसका डायरेक्टर पे लायबिलिटी नहीं आएगा, उसका डायरेक्टर पे ही वो लायबिलिटी रहेगा, तो लीगल प्रोसीडिंग उसी के नाम पे रहेगी। थैंक यू। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ भी कोई भी चैप्टर आपको समझना हो सीएमए फाइनल का, कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, आप हमको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको वो चैप्टर जरूर समझाऊंगा। थैंक यू।